वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ में पप्पू खान। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात करते थे एंजाइम के प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि हम कह सकते हैं कि एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो हमने ये बताया था आपको कि एंजाइम की जो क्रियाविधि है या एंजाइम की क्रिया है उसको प्रभावित करते हैं निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी आपसे तापमान के बारे में बात की थी। किससे बात की थी? तापमान, टेम्परेचर के बारे में बात की। नेक्स्ट हमने बात की थी आपसे पीएच का मान, पीएच मान। नेक्स्ट हमने बात की थी कि भाई एंजाइम की जो क्रियाविधि है उसको या एंजाइम एक्शन है उसको प्रभावित करने वाले कारक में क्रियाधारकों की सांद्रता, क्रियाधारों की सांद्रता। चौथा पॉइंट हमने बात की थी एंजाइम की सांद्रता, एंजाइम की सांद्रता। नेक्स्ट हमने बात की थी अंतिम उत्पाद की सांद्रता, अंतिम उत्पाद की सांद्रता। नेक्स्ट एंजाइम वर्धक और विष, एंजाइम वर्धक एवं विष, इसके बारे में बात की थी। अब ये जो एंजाइम वर्धक है इसके अलावा हमने बात की थी निरोधक के बारे में या विष के बारे में। ये जो निरोधक था इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था। निरोधक को दो भागों में डिवाइड किया था। निरोधक को पहला भाग जो था हमारे पास वो था प्रतिस्पर्धी निरोधक, प्रतिस्पर्धी और दूसरा था अप्रतिस्पर्धी निरोधक। ठीक है, मेनली हम यहाँ बात कर रहे हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। कम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, क्रियाधार जो होता है, क्रियाधार और इनहिबिटर की जो संरचना होती है वो लगभग समान होती है, जिसके कारण एंजाइम से क्रियाधार ना जुड़कर कौन जुड़ जाता है? निरोधक जुड़ जाता है, इनहिबिटर जुड़ जाता है। जैसे मेलोनिक अम्ल के लिए सक्सेनिक अम्ल जो है वो क्या है, एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह कार्य कर रहा था। नेक्स्ट हमने बात की थी अप्रतिस्पर्धी निरोधक के बारे में, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में। इसमें क्या होता है, जो एंजाइम होता है उसके जो सक्रिय स्थल होते हैं उनको ये जो निरोधक होते हैं, अप्रतिस्पर्धी निरोधक होते हैं, उनके सक्रिय स्थल की संरचनाओं को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं, जिसके कारण क्या है, वांछित क्रियाधार सक्रिय स्थल से नहीं जुड़ पाता है, फलस्वरूप वांछित प्रोडक्ट भी नहीं प्राप्त होता है हमें। तो इस प्रकार हमने ये बात की थी हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मेटल आयन्स है, जैसे मरकरी आयन्स है, लेड आयन्स है, आयरन है, ठीक है, और इस तरह के आयन्स जो थे हमारे पास, एजी आयन है, सिल्वर आयन है, ये अप्रतिस्पर्धी निरोधक की तरह बिहेव कर रहे थे। आज हम बात करेंगे एंजाइम क्रियाविधि के बारे में। एंजाइम क्रियाविधि से जानने से पहले हम कुछ बातों की बात करेंगे कि यहाँ पर एंजाइम क्रियाविधि में क्या होता है। एंजाइम किसी भी क्रियाकारक से जुड़ने का कार्य करता है, फलस्वरूप क्या है, जैव रासायनिक अभिक्रिया जो है उत्प्रेरित होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो उत्प्रेरित होती हैं, यानी कि एंजाइम की सहायता से संपन्न होती है, वहाँ पर हमें दो बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो होता है एंजाइम और एक होता है क्रियाधार। इसको बोल एंजाइम और सबस्ट्रेट।
जो एंजाइम होता है इस पर क्रियाधार जुड़ता है। एंजाइम की सतह पर क्या जुड़ता है? क्रियाधार जुड़ता है, सबस्ट्रेट जुड़ता है। ये जो एंजाइम, माना ये कोई एंजाइम है हमारे पास, इस पर कुछ स्थल पाए जाते हैं, सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कुछ स्थल पाए जाते हैं। और ये स्थल जो होते हैं बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं। ये हमारे पास क्या है? एंजाइम। ये क्या है? एक्टिव साइट। क्या है ये? एक्टिव साइट। बोले तो सक्रिय स्थल। सक्रिय स्थल क्या होते हैं? सक्रिय स्थल, एक्टिव साइट के बारे में बात करें, वे स्थल जहां पर क्रियाधार जुड़ते हैं। वे स्थल जहां पर क्या जुड़ते हैं? क्रियाधार। तो क्या कहलाते हैं वो? एक्टिव साइट कहलाते हैं, सक्रिय स्थल कहलाते हैं। पहली बात तो ये जो सक्रिय स्थल होते हैं ये नज़दीक होते हैं, नज़दीक स्थित होते हैं। ठीक है, नज़दीक स्थित होते हैं, इसके कारण आसानी से सबस्ट्रेट इनसे जुड़ जाता है, आसानी से सबस्ट्रेट जुड़ जाता है इनसे। कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में बता रहे हैं एंजाइम एक्शन से पहले कि जो क्रियाधार होता है वो किससे जुड़ता है? एंजाइम से जुड़ने का कार्य करता है। एंजाइम पे क्या होते हैं? अनेक स्थल पाए जाते हैं जिनसे कि क्रियाधार जुड़ता है। और ये जो स्थल होते हैं, साइट होती है, इन्हें कहते हैं एक्टिव साइट। अब होता क्या होता है यहाँ पर जो एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट, इन पर डायरेक्टली क्या जुड़ते हैं? एंजाइम, सबस्ट्रेट जुड़ते हैं, क्रियाधार जुड़ते हैं। या फिर क्या करते हैं, ये जो क्रियाधार होते हैं ये एंजाइम के सक्रिय स्थलों को बदलकर उनसे जुड़ने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एंजाइम क्रियाविधि है इसके अंदर हम बात करेंगे आगे चलकर। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास, जो एंजाइम होता है वो तो क्या करता है? क्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य करता है, स्वयं अपरिवर्तित रहता है। क्रियाधार उससे जुड़कर क्या बनाता है? प्रोडक्ट में बदलता है। किस में बदलता है? प्रोडक्ट में, उत्पाद में। किसमें बदलेगा? ये उत्पाद में बदलेगा। लेकिन उत्पाद में बदलने से के लिए हमारे पास यहाँ पर एंजाइम क्रियाविधि को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है हम यहाँ पर। और वो दो पार्ट कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण, या एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र का निर्माण। एंजाइम एक्शन जो है, इस एक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है हमारे पास एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र का निर्माण। कैसे? देखो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, पहला स्टेप। दूसरा जो स्टेप है वो है सक्रियण ऊर्जा में कमी लाना। सक्रियण ऊर्जा में कमी होना, यानी कि हम कह सकते हैं डिक्रीज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। आपको याद दिला दूँ या बता दूँ आपको, इस एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको शुरू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है, जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र का निर्माण। एंजाइम सम्मिश्र क्रियाधार का निर्माण, तो देखिएगा इसको कैसे हम बताते हैं। अभी हमने बताया था कि एंजाइम जो होता है उससे क्या जुड़ता है? सबस्ट्रेट जुड़ता है। क्या जुड़ेगा? सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर क्या होता है? एंजाइम
प्लस सबस्ट्रेट क्या बनाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये तुरंत ही किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में और एंजाइम में। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये ई और ये क्या है? एस। तो ये क्या बन गया हमारे पास? ई एस कॉम्प्लेक्स। ठीक। अब हम नेक्स्ट बात करें, ये जो ई एस कॉम्प्लेक्स है यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये विघटित होता है किसके अंदर विघटित होगा? प्रोडक्ट में और एंजाइम में। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। तो हमने आपको बताया था, देखो वे कार्बनिक अणु, वे कार्बनिक पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं किंतु स्वयं क्या होते हैं? अपरिवर्तित होते हैं। और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को दर को क्या कर देते हैं? प्रभावित कर देते हैं। तो क्या कहलाते हैं? वो एंजाइम कहलाते हैं। देखो अप्रभावित है ना, जैसा यहाँ पर ये एंजाइम भाग लिया था वैसा ही एंजाइम हमारे पास यहाँ प्राप्त होगा एंजाइम, और ये प्रोडक्ट बन गया। और ये हमारे पास क्या था? ई एस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर क्या है? एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र के निर्माण के लिए क्या होता है? जो एंजाइम होता है उस पर जो सक्रिय स्थल होते हैं वो सक्रिय स्थलों पर क्रियाधार जुड़ते हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये जो सक्रिय स्थल होते हैं एंजाइम पर बहुत नज़दीक पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या है? सबस्ट्रेट आसानी से उन पर जुड़ जाता है और क्या किसका निर्माण कर लेता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेता है। आगे चलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो विघटित होकर किस में बदल जाता है? प्रोडक्ट, उत्पाद में। किस में बदल जाएगा? उत्पाद। और किस में बदल जाएगा? एंजाइम। उत्पाद और एंजाइम में टूट जाता है। हमारा मकसद क्या था जैव रासायनिक अभिक्रिया का? कि जैव रासायनिक अभिक्रिया का यही तो मकसद था कि क्रियाधार किस में बदले? उत्पाद में बदले। तो उत्पाद में बदलने के लिए किसकी सहायता लेता है? ये एंजाइम की सहायता लेता है। एंजाइम क्या करता है इस प्रक्रिया के अंदर? एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? कम करने का कार्य करता है। एक्टिवेशन एनर्जी वह एनर्जी होती है जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करने में, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करने में काम आती है, या हम कह सकते हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को शुरू करने में काम आती है, प्रारंभ करने में काम आती है। क्या कहलाएगी वो? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र का निर्माण हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये जो एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र का निर्माण जो है इसको हम डायग्रामेटिकली एक थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें हम आपको। यहाँ ये कैसे हो रहा है? देखो ये माना हमारे पास ये कोई एंजाइम है, और ये हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट। ये तो है एंजाइम, और सबस्ट्रेट क्या है हमारे पास? ये सबस्ट्रेट है। क्रियाधार है, दोनों जुड़ेंगे क्या बनेगा भाई? ये जुड़ जाएगा हमारे पास। ये इसको साफ तरीके से और दूसरे तरीके से थोड़ा सा सही तरीके से हम यूज करें इसका।
ये हमारे पास माना हमारे पास ये क्या है, इस तरह से मैं डॉटेड कर देता हूँ इसको, और ये हमारे पास क्या होगा, ये तो ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट, ये क्या बन गया हमारे पास, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। अब आगे चलकर फर्दर क्या होगा, ये टूटेगा, विघटित होगा, और विघटित होने के बाद साथ क्या बनाएगा ये भैया, ये हमारे पास एक तो बना, क्या बना लेगा, ये बना लिया। ये तो क्या प्राप्त हो गया हमारे पास, एन प्लस में ये क्या प्राप्त हो गया हमारे पास, ये एंजाइम, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। क्या प्राप्त हो गया हमारे पास, ये प्रोडक्ट। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आगे चलकर विघटित होता है, विघटन किस में होगा, एंजाइम में और प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हम यही तो चाह रहे थे हमारे पास, ई प्लस एस, तीर का निशान, ई एस कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद में पी, ई प्लस पी। तो यहाँ पर ये P प्राप्त हो गया हमारे पास, किससे प्राप्त हुआ, S से प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार क्या है, एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र का निर्माण होता है। अब इस एंजाइम सम्मिश्र क्रियाधार के निर्माण के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हमारे पास। संकुल बनने की प्रक्रिया को दो सिद्धांतों से समझा गया है। कितने सिद्धांतों समझा गया है, दो सिद्धांतों समझा गया है। वहाँ पर हम ये देखेंगे, एक तो है लॉ की थ्योरी, लॉक की थ्योरी यानी कि ताला कुंजी सिद्धांत, एमिल फिशर ने दिए। किसने दिए, ये एमिल फिशर ने। ताला कुंजी सिद्धांत, लॉक की थ्योरी। कौन सा सिद्धांत है, लॉक की थ्योरी। किसको समझाने के लिए, सम्मिश्र निर्माण के लिए। सम्मिश्र निर्माण जो हो रहा है, कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है, इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण के लिए हमें कौन सी थ्योरी दी गई है, लॉक की थ्योरी। और ये किसके द्वारा दी गई है, एमिल फिशर के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है, एमिल फिशर के द्वारा दी गई है, प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर। अब ये क्या कहता है कि जिस प्रकार एक ताले के लिए एक विशिष्ट कुंजी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो सबस्ट्रेट होता है उसके लिए एक विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक ताले के लिए एक विशिष्ट कुंजी या चाबी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार क्या होता है, सबस्ट्रेट के लिए एक विशेष प्रकार के किसकी आवश्यकता होती है, हम क्या कह सकते हैं, एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस सिद्धांत को। तो यहाँ क्या बोलता है ये, ताला प्लस कुंजी है ना, तो ताला कुंजी सम्मिश्र, उसके बाद में ताला अलग और कुंजी अलग, यानी कि ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ओपन। यहाँ पर क्या है ये, अब देखिएगा, ये जो ताला है ये एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है, एंजाइम। और जो कुंजी है वो हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट। ठीक है, तो फिर वही बात हुई हमारे पास, एंजाइम
सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और यहां पर ये क्या बन जाएगा, लॉक और की। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लॉक की, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा, ये अलग ओपन हो जाएगा ना, ओपन। तो ये किसके रूप में आ जाएगा, प्रोडक्ट के रूप में। किसके रूप में आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट। जिस प्रकार अब एंजाइम विशिष्टता हमने बताई थी आपको, क्या बताई थी, एंजाइम विशिष्टता। तो एंजाइम विशिष्टता में हमने यही तो बताया था आप लोगों को कि एंजाइम विशिष्टता में क्या होता है, विशिष्ट एंजाइम जो होते हैं विशिष्ट सबस्ट्रेट पर क्रियाधार पर कार्य करते हैं। तो इसको अगर हम डायग्राम से सहायता से देखने की कोशिश करें तो ये हमारे पास कोई ताला है, ये हमारे पास इस प्रकार, ये तो क्या है हमारे पास एंजाइम, और ये क्या है हमारे पास की बोले तो सबस्ट्रेट, क्रियाधार। क्या है ये, क्रियाधार। अब जब दोनों जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। और आगे चलकर क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लॉक की थ्योरी होगी। किसने दी है, ये एमिल फिशर ने दी है। ताला कुंजी सिद्धांत के अंदर क्या होता है, एंजाइम जो होता है वो एक किसकी तरह कार्य करता है, ताले की तरह कार्य करता है, और जो सबस्ट्रेट होता है वो किसकी तरह कार्य करता है, कुंजी की तरह कार्य करता है। और दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। आगे चलकर क्या है, ये ओपन हो जाता है, ये ताला खुल जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ताला अगर बात करें तो हमारे पास ये ताला खुल जाता है। यहाँ हम बात करें तो यहाँ ताला क्या था हमारे पास, ये बंद, क्या था, ये बंद था। अभी भी हमारे पास क्या है, ये बंद है, और अब क्या होगा, ये ओपन। ठीक है, ये ओपन हो गया इस चीज़ से। तो ये हमारे पास क्या है, दर्शा रहा है इस चीज़ को कि कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस प्रकार होता है। किसका निर्माण, कॉम्प्लेक्स का निर्माण। एक होता है हमारे पास इंड्यूस फीड थ्योरी, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत, प्रेरित आसंजन सिद्धांत में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस प्रकार होता है वो दिखाएंगे हम आपको। ये किसने दिया है, एमिल फिशर ने, याद रख लेना। किसने दी है, ये एमिल फिशर ने। और दूसरी जो थ्योरी दी है हमारे पास, सिद्धांत दिया है सेमिस्टर निर्माण के लिए, वो है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत, इंड्यूस फीड थ्योरी बोलते हैं इसको। कौन सा सिद्धांत बोल रहे हैं इसको, इंड्यूस फीड थ्योरी सिद्धांत बोल रहे हैं। इसमें क्या होता है, देखिए सुनिएगा। प्रेरित आसंजन सिद्धांत में क्या होता है, जैसे ही एंजाइम के संपर्क में सबस्ट्रेट आएगा, जैसे ही एंजाइम के संपर्क में क्या आएगा, सबस्ट्रेट या क्रियाधार आएगा, तो एंजाइम पर उपस्थित जो सक्रिय स्थल होते हैं उन सक्रिय स्थलों को अपनी संरचना के अनुरूप बना लेता है।
यानी कि पहले क्या होता है, एंजाइम पे जो सक्रिय स्थल होते हैं उनकी संरचना सबस्ट्रेट की संरचना के अनुरूप नहीं होती है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एंजाइम पर पाए जाने वाले सक्रिय स्थलों की जो संरचना होती है शुरुआत में सबस्ट्रेट या क्रियाधारों की संरचना के अनुरूप नहीं होती है। जैसे ही एंजाइम के संपर्क में सबस्ट्रेट आता है तो सबस्ट्रेट की उपस्थिति से जो एंजाइम पर उपस्थित सक्रिय स्थल होते हैं वो अपनी संरचना में कुछ परिवर्तन करते हैं, जिसके फलस्वरूप आसानी से सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ जाता है, आसानी से सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ जाता है और जुड़ने के पश्चात क्या बना लेता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। देखिएगा कैसे इसके अंदर, माना है हमारे पास शुरुआत में ये हमारे पास कोई एंजाइम है और इस एंजाइम की जो संरचना है वो इस प्रकार है, इस प्रकार संरचना है इसकी, इस प्रकार संरचना ये। अब ये जो है इसका सक्रिय स्थल है, क्या है ये, सक्रिय स्थल। ये एंजाइम और हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट जो है वो सबस्ट्रेट की संरचना ये है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाधार। तो क्रियाधार जैसे ही इसके संपर्क में आएगा तो क्रियाधार क्या करता है, इस सक्रिय स्थल की संरचना को अपने अनुरूप बदलने का कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये बन गया लसाग। ठीक, अब इससे क्या जुड़ गया हमारे पास, ये जो संरचना है यहाँ पर, ये जो संरचना है, ये संरचना में बदलाव आ गया। तो सक्रिय स्थल की संरचना में बदलाव, सक्रिय स्थल की संरचना में परिवर्तन, सक्रिय स्थल की संरचना में क्या हो गया, परिवर्तन। अब सक्रिय स्थल की संरचना में परिवर्तन हो जाएगा तो फलस्वरूप क्या हो जाएगा, आराम से क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, एंजाइम तो ये है और ये क्या है, सबस्ट्रेट। ये दोनों जुड़कर क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स। क्या बना लेंगे, ये कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। तो इस प्रकार देखिए प्रेरित आसंजन सिद्धांत में क्या होता है, ये एक तरह से इंड्यूस कर रहा है, संरचना को क्या करता है, प्रेरित करता है, बदलने के लिए प्रेरित करता है। एंजाइम के संपर्क में जैसे ही क्रियाधार आता है, सबस्ट्रेट आता है, क्रियाकारक आता है, वैसे ही एंजाइम के सक्रिय स्थलों की संरचना क्रियाधारक के अनुरूप बन जाती है। इस थ्योरी को जो दिया है वो दिया है खोसलैंड ने। किसने दिया है इस थ्योरी को, खोसलैंड ने, KOSHLAND। किसने दिया है इस थ्योरी को, खोसलैंड ने। सक्रिय जो स्थल हैं उनको बदलने का जो कार्य किया जा रहा है वो किसकी सहायता से किया जा रहा है, सबस्ट्रेट की सहायता से किया जा रहा है। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट क्या है, सक्रिय स्थल से क्या जुड़ते हैं, सबस्ट्रेट जुड़ जाते हैं। और लॉक की थ्योरी के अनुसार जैसे ताला चाबी दो आपस में दोनों मिलकर है ना लॉक को खोल देते हैं, की जो लग जाती है विशिष्ट की, उसी प्रकार यहाँ पर देखो, यहाँ अलग थोड़ा सा, यहाँ कॉम्प्लेक्स का निर्माण तो होगा लेकिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण से पहले क्या होगा, उसकी संरचना में बदलाव आएगा। किसकी संरचना में, सक्रिय स्थल की संरचना में बदलाव होगा। इस प्रकार क्या होता है, ये जो सम्मिश्र हो जाए, कॉम्प्लेक्स होता है, इसके निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सक्रियण ऊर्जा में कमी।